सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 1 दिसंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। देखिए पहला प्रश्न क्या है, अभी हाल ही में यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर कौन बन गई हैं? तो आंसर होगा नाओमी कावासे। तो यूनेस्को के जो महानिदेशक हैं ऑद्रे उजाले, उन्होंने जापानी फिल्म निर्देशक नाओमी कावासे को सांस्कृतिक और रचनात्मक उद्योग के लिए यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। ये जो नाओमी कावासे हैं, उन्होंने 2007 में अपनी फिल्म द मॉर्निंग फॉरेस्ट के लिए कांस फिल्म फेस्टिवल में ग्रैंड प्रिक्स अवार्ड जीता था और 2013 में फेस्टिवल के 67वें 66th संस्करण के जूरी में कार्य किया। वे 2020 टोक्यो ओलंपिक खेलों की आधिकारिक फिल्म निर्देशक भी हैं और अभी यूनेस्को की गुडविल एम्बेसडर बन गई हैं। ये नाओमी कावासे इनका नाम है। बाकी अगर जॉफ एलार्डिस की बात करेंगे तो ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। अभी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के ये सीईओ बने थे। शॉम्बी शार्प, संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने शॉम्बी शार्प को भारत में संयुक्त राष्ट्र के रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किया था। और मोरिनारी वतनबे ये फिर से इंटरनेशनल जिम्नास्टिक फेडरेशन के अध्यक्ष बने थे। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, बताओ यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड की गुडविल एम्बेसडर कौन बनी थी? इसी साल की स्टार्टिंग की बात है। और अगर आप डेली हमारे करंट अफेयर्स का रिवीजन वाला वीडियो देखते होंगे तो वहां पे कई बार ये क्वेश्चन मैं आपको रिवाइज करवा चुका हूं। तो इसका आंसर होगा नटालिया वोडियानोवा। ये रशियन सुपर मॉडल है, इनका नाम भी आपको याद रखना है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा संजय दत्त। तो अरुणाचल प्रदेश सरकार ने संजय दत्त को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में साइन किया है। इनके अलावा राहुल मित्रा को ब्रांड सलाहकार के रूप में नियुक्त किया है। बाकी सोनू सूद अभी पंजाब में कोरोना टीकाकरण के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। सलमान खान महाराष्ट्र में कोविड टीकाकरण के राजदूत बने थे। अक्षय कुमार बायोटेक्नोलॉजी कंपनी माई लैब के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और फ्लोबिज न्यू बैंक के ब्रांड एम्बेसडर बने थे मनोज बाजपेयी। स्मार्टफोन ब्रांड है रियलमी, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे अभी केएल राहुल। नीरज चोपड़ा टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस के ब्रांड एम्बेसडर बने। भारत में रशियन फिल्म फेस्टिवल के एम्बेसडर बने थे इम्तियाज अली। अभी फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर बने थे विराट कोहली। रानी रामपाल और स्मृति मंधाना इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक की ब्रांड एम्बेसडर बनी। बाकी मीराबाई चानू जो कि वेटलिफ्टर है, अभी एमवे इंडिया और एडिडास की स्टे इन प्ले अभियान की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी। एमवे इंडिया से भी याद आएगा आपको। अमिताभ बच्चन भी इसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे। और अभी क्रिप्टो एक्सचेंज कॉइन डीसीएक्स के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे अमिताभ बच्चन। और इसी तरह से याद रखो, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म है कॉइन स्विच कुबेर, उसके ब्रांड एम्बेसडर बने थे रणवीर सिंह। और ये अभी नेशनल बास्केटबॉल एसोसिएशन के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। अच्छा बताओ, उत्तर प्रदेश के वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी? कंगना रनौत। और भारत के पहले F1 ड्राइवर हैं नारायण कार्तिकेयन, जो कि जेके टायर्स एंड इंडस्ट्रीज के ब्रांड एम्बेसडर बने। वर्ल्ड वाइड यानी कि ग्लोबली मास्टर कार्ड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? नंबर 1 चेस प्लेयर मैग्नस कार्लसन। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किसने मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीत लिया? तो आंसर होगा सौरव घोषाल। तो भारतीय स्क्वैश स्टार सौरव घोषाल ने इतिहास रच दिया है, क्योंकि वे मलेशियाई ओपन चैंपियनशिप जीतने वाले पहले भारतीय स्क्वैश प्लेयर बन गए हैं। अच्छा, उन्होंने किसको हराया? कोलंबिया के मिगुएल रॉड्रिगेज को हराया। जबकि वुमेन सिंगल का टाइटल किसने जीता इसमें? तो मलेशिया की आइफा आजमान ने। तो ये भारतीय हैं, इसलिए इनका नाम ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। मलेशियाई ओपन स्क्वैश चैंपियनशिप में मेन सिंगल टाइटल जीत लिया सौरव घोषाल ने। और इस तरह से ये पहले भारतीय स्क्वैश प्लेयर बन गए हैं ये चैंपियनशिप जीतने वाले। नाम याद रखना है सौरव घोषाल। प्रश्न ऐसे भी बन सकता है, सौरव घोषाल का संबंध किससे है? स्क्वैश प्लेयर है। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में ट्विटर के नए सीईओ कौन बन गए? तो आंसर होगा पराग अग्रवाल। तो ट्विटर के अभी तक सीईओ कौन थे? जैक डॉर्सी। तो उनके पद छोड़ने के बाद भारतीय मूल के पराग अग्रवाल ये ट्विटर के नए सीईओ बन गए हैं। ट्विटर जिसकी स्थापना होती है 2006 में, हेडक्वार्टर मिलेगा आपको कैलिफोर्निया यूएसए में। बाकी बलदेव प्रकाश अभी जम्मू कश्मीर बैंक के अध्यक्ष बने थे। रितेश चौहान
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के सीईओ बने थे। और सज्जन जिंदल वर्ल्ड स्टील एसोसिएशन के चेयरमैन बने थे ये। तो पराग अग्रवाल का नाम इंपॉर्टेंट रहेगा, इनका नाम ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, आरबीआई के हालिया दिशा निर्देशों के अनुसार 15 वर्षों के बाद निजी बैंकों के प्रमोटर की हिस्सेदारी की सीमा कितनी है? तो आंसर होगा 26%। तो आरबीआई ने निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर बैंकों के स्वामित्व और कॉरपोरेट संरचना की समीक्षा के लिए एक आंतरिक कार्य समूह का गठन किया था, जिसके अध्यक्ष थे श्री मोहन यादव। और इस कार्य समूह ने क्या क्या सिफारिशें की आरबीआई से? तो एक तो जो 15 साल से जो प्रोमोटर हैं उनकी शेयर पूंजी को 15% से बढ़ाकर 26% कर दिया जाए। इसके अलावा अगर कोई नया यूनिवर्सल बैंक खोलना चाहता है तो जो शुरुआती पेड अप वोटिंग इक्विटी शेयर पूंजी होती है उसे 500 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1000 करोड़ रुपए कर दिया जाए। अब बात यहाँ पे आरबीआई की है, तो इसके बारे में जान लो। देखो, आरबीआई की स्थापना होती है 1 अप्रैल 1935 में। हेडक्वार्टर मिलेगा आपको मुंबई में। अच्छा, आप तो ये बताओ, आरबीआई की स्थापना किस समिति की सिफारिश पे हुई थी? तो याद रखना, यंग हिल्टन समिति। इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 में। और अभी इसके गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है, जिन्हें 3 साल के लिए फिर से पुनः नियुक्त किया गया था। 25वें नंबर के हैं ये। और गवर्नर से अगर पूछे कि पहले ब्रिटिश गवर्नर कौन थे, तो ऑसबॉर्न स्मिथ थे। पहले इंडियन गवर्नर कौन थे? तो सीडी देशमुख थे। उसके अलावा याद रखना, आरबीआई ने कहा था कि एटीएम में अगर कैश खत्म हो जाता है तो उस कंडीशन में बैंकों पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। मतलब अगर 1 महीने में किसी भी बैंक के किसी भी एटीएम में कैश खत्म हो गया और 10 घंटे तक भी कैश की सप्लाई नहीं की गई तो उस पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। अभी आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे बिमल जालान। उन्होंने एक बुक लिखी थी, उसका नाम है द इंडिया स्टोरी। इसी तरह से उर्जित पटेल ने भी बुक लिखी थी, उसका नाम है ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। और यहाँ के पूर्व डेप्यूटी गवर्नर थे विरल आचार्य। उन्होंने कौन सी बुक लिखी? क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया। अच्छा, यहाँ के 4 डेप्यूटी गवर्नरों के नाम आपको याद होने चाहिए। एम राजेश्वर राव, एम के जैन, माइकल देवव्रत पात्रा और टी रविशंकर। ये टी रविशंकर अभी नए बने थे बीपी कानूनगो की जगह, तो इनका नाम भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए, किस देश में दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बनाया जा रहा है? तो आंसर होगा साउथ कोरिया। तो समुद्र के बढ़ते जल स्तर के कारण बाढ़ की समस्या से निपटने के लिए साउथ कोरिया दुनिया का पहला तैरता हुआ शहर बना रहा है, जो 2025 तक बनकर तैयार होने की संभावना है। ये साउथ कोरिया के बुसान शहर के तट पर बनाया जा रहा है। तो तैरते हुए शहर में बाढ़ प्रूफ बुनियादी ढांचा होगा और बाढ़ के जोखिम को खत्म करने के लिए कई मानव निर्मित द्वीप शामिल होंगे। इस शहर को विशेष रूप से सुनामी, बाढ़ और श्रेणी 5 के तूफान जैसी प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए डिजाइन किया जाएगा। अच्छा, अगर आपसे पूछा जाए दुनिया का पहला ऊर्जा द्वीप किस देश के द्वारा स्थापित किया जाएगा, तो आंसर होगा डेनमार्क। और डेनमार्क से आपको याद होगा, डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन। तो बढ़ते जल स्तर से कोपेनहेगन डूब जाएगा, इसके लिए वो एक कृत्रिम यानी कि एक आर्टिफिशियल आइलैंड भी बना रहा है, जिसका नाम रखा है लिनेट होम, जो कि 2070 तक बनकर तैयार हो जाएगा। और बताओ, दुनिया का पहला तैरता हुआ नेशनल पार्क कहां पर है और कौन सा है? मणिपुर में है, लोकटक झील पे। उसका नाम है काबुल लामजाओ नेशनल पार्क। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है साउथ कोरिया की, तो ये रहा मैप में साउथ कोरिया। इसकी कैपिटल सियोल है, करेंसी है साउथ कोरियन वॉन और प्रेसिडेंट है मून जे इन। तो ध्यान रखना ये। बढ़ते आगे। फिर बताइए, अभी हाल ही में किस राज्य के स्टार्टअप ने स्टार्टअप इंडिया ग्रैंड चैलेंज 2021 जीता? तो आंसर होगा केरल। तो केरल स्थित चिकित्सा प्रौद्योगिकी स्टार्टअप सास्कन मेडिटेक को चिकित्सा उपकरण श्रेणी में स्टार्टअप इंडिया ग्रैंड चैलेंज 2021 का विजेता घोषित किया गया। तो पुरस्कार की घोषणा अमिताभ कांत ने की, जो कि नीति आयोग की सीईओ हैं। और इसे ये पुरस्कार क्यों मिला? तो इसने मुंह में प्री कैंसर घावों का पता लगाने के लिए एक हैंड हेल्ड डिवाइस ऑरल स्कैन विकसित किया, इसीलिए। और इसे अंजनी माशेलकर इंक्लूसिव इनोवेशन अवार्ड 2021 के विजेता के रूप में भी चुना गया है। अब ये है केरल का, तो ये रहा मैप में केरल। केरल को आपको कहा है कि गार्डन स्पाइस भी कहा जाता है, मसालों का बाग।
यहाँ की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। यहीं पे आपको मिलेगा विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। भारत का पहला स्पेस टेक पार्क भी आपको यहीं पे मिलेगा। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयन और यहाँ के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। भारत का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क ये भी आपको मिलेगा केरल में। देश का पहला हार्ट फेल्योर बायो बैंक केरल में शुरू किया जाएगा। सिल्वर लाइन प्रोजेक्ट ये केरल में शुरू हुई थी। और केरल की पहली महिला राजस्व मंत्री कौन थी? गौरी अम्मा, जिनका निधन हो गया। यहाँ की नई स्वास्थ्य मंत्री बनी थी वीना जॉर्ज। भारत का पहला पूर्ण अंतरराष्ट्रीय क्रूज टर्मिनल जिसका नाम है सागर रेखा केरल में स्थापित किया जाएगा। देश का पहला डिजिटल यूनिवर्सिटी बना केरल में। केरल में स्नैकपीडिया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ था और केरल ने नॉलेज इकोनॉमी मिशन नाम से एक डिजिटल प्लेटफॉर्म भी लॉन्च किया था। और केरल के कोझिकोड में भारत का पहला जेंडर पार्क भी स्थापित किया जाएगा। अच्छा, मकर विलक्कू त्योहार कहाँ पे मनाया जाता है? तो केरल में। और भारत का पहला श्रम आंदोलन संग्रहालय केरल के अल्लापुझा में शुरू किया जाएगा। वन स्कूल वन IAS योजना ये केरल की ही है। 2 क्लासिकल डांस भी याद रखो यहाँ से, कथकली और मोहिनीअट्टम। साइलेंट वैली नेशनल पार्क ये भी आपको मिलेगा केरल में। एरविकुलम नेशनल पार्क हो गया। अन्नामुडी सोला नेशनल पार्क हो गया, जिसे पंबादम सोला नेशनल पार्क भी कहा जाता है। ये सब केरल के ही है, तो इनको भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किसने IPI इंडिया जर्नलिज्म अवार्ड जीता? तो आंसर होगा लक्ष्मी सुब्रमण्यम और भानु प्रकाश ने। तो पत्रकारिता में उत्कृष्टता के लिए इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड 2021 को संयुक्त रूप से NDTV के श्रीनिवासन जैन और मरियप्पन अलावी और द वीक के लक्ष्मी सुब्रमण्यम और भानु प्रकाश चंद्रा को दिया गया। IPI की बात करेंगे यानी कि इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया। इसकी स्थापना 71 साल पहले न्यूयॉर्क में 15 देशों के संपादकों के एक समूह ने की थी। अच्छा चलिए, आप तो ये बताइए यूनेस्को गुइलेर्मो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज किसे मिला था 2021 का? तो आंसर होगा मारिया रेसा को। ये कोलंबियाई पत्रकार हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे कब होता है? 3 मई को। और अभी इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स आया था, उसमें भारत की रैंक क्या थी? 142 थी और उसमें टॉप पे था नॉर्वे। और इसको जारी कौन करता है? रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर। तो ये भी ध्यान रखना। बढ़ते आगे। फिर बताइए अभी हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने नागरिकों के लिए कॉल योर कॉप मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया? तो आंसर होगा नागालैंड। तो नागालैंड के जो DGP हैं T जॉन लॉन्ग कुमर, उन्होंने 29 नवंबर को कोहिमा में पुलिस मुख्यालय में आधिकारिक तौर पर कॉल योर कॉप मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया। तो ये एप्लीकेशन सभी नागरिकों को और विशेष रूप से संकटग्रस्त लोगों को केवल एक क्लिक के साथ सीधे पुलिस से संपर्क करने में सक्षम बनाएगा। अब इसको लॉन्च किया नागालैंड ने। तो ये रहा मैप में नागालैंड। देखो, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है। मुख्यमंत्री है नेफ्यू रियो और गवर्नर असम के जो गवर्नर है जगदीश मुखी, वही यहाँ का अतिरिक्त प्रभार संभाल रहे हैं, एडिशनल चार्ज। क्योंकि यहाँ पे जो पहले गवर्नर थे RN रवि, वो तमिलनाडु चले गए। आपको याद होगा नागालैंड ने वनधन योजना के तहत 7 राष्ट्रीय पुरस्कार जीते थे। और बताओ नागालैंड कब तक या नागालैंड ने कब तक 100% साक्षरता का लक्ष्य रखा है? तो आंसर होगा 2030 तक। और बताओ किस राज्य में भारत का 61वां सॉफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क केंद्र खुला? तो आंसर होगा नागालैंड में। अभी नागालैंड के खीरा ककड़ी को GI टैग भी मिला था। नुक्लू फॉर्म का नाम याद होगा। व्हीटली अवार्ड 2021 मिला था, जिसे ग्रीन ऑस्कर कहा जाता है। मयूर फॉल्कन के संरक्षण के लिए ये नागालैंड से ही थे। और 56th नेशनल क्रॉस कंट्री चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा नागालैंड। ये जनवरी 2022 में होगी। अभी अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट 2021 का आयोजन भी किया गया था नागालैंड में ही। तो ये सारे पॉइंट ध्यान रखना। बढ़ते हैं आगे। फिर बताइए हाल ही में किसने 7वीं बार पुरुषों का बैलन डी और पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा लियोनेल मेसी। तो अभी लियोनेल मेसी ने रिकॉर्ड 7वीं बार पुरुषों का बैलन डी और पुरस्कार जीत लिया है। उन्होंने 2019 में बैलन डी और का आखिरी संस्करण जीता था। और अभी आपको याद होगा लियोनेल मेसी की कप्तानी में ही अर्जेंटीना ने कोपा अमेरिका 2021 का खिताब जीता था। और यूरो कप 2020 का खिताब किसने जीता था? इटली ने। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ पे होगा? कतर दोहा में होगा। लियोनेल मेसी की बात करें, अभी इन्होंने कौन से फुटबॉल क्लब को ज्वाइन कर लिया? पेरिस सेंट जर्मेन को। और अभी फीफा रैंकिंग आई थी, उसमें भारत की रैंक क्या रही? 106। टॉप पे रहे कौन? बेल्जियम। याद रखना, साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन
चैंपियनशिप 2021 का खिताब जीता था भारत ने, किसको हराया था? नेपाल को। और डूरंड कप का संबंध भी फुटबॉल से है, जिसको जीता था FC गोवा ने, ये कोलकाता में हुआ था। और विश्व का पहला फीफा फॉर स्कूल प्रोग्राम लॉन्च किया उड़ीसा ने, तो ये भी ध्यान रखना। पढ़ते आगे। फिर बताइए किस नेता की पुण्यतिथि महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाई जाती है? तो आंसर होगा डॉक्टर BR अम्बेडकर। तो डॉक्टर BR अम्बेडकर की पुण्यतिथि को हर साल यानी कि 6 दिसंबर को महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा, डॉक्टर BR अम्बेडकर की समाधि स्थल को क्या कहते हैं बताओ? चैत्य भूमि कहते हैं। संविधान का पिता इनको कहा जाता है। अभी संविधान दिवस हमने मनाया था कब? 26 नवंबर को। और इन्हें भारत रत्न कब दिया गया था? 1990 में दिया गया था। ध्यान रखना। बढ़ते आगे। अच्छा, फिर बताइए अभी हाल ही में मरियम वेबस्टर ने किसे अपना 2021 का वर्ड ऑफ द ईयर बनाया है? तो आंसर होगा वैक्सीन को। तो अमेरिकी प्रकाशक कंपनी है मरियम वेबस्टर, उसने वैक्सीन शब्द को 2021 वर्ड ऑफ द ईयर के रूप में चुना है। पिछले साल आपको याद होगा इसने पेंडेमिक को वर्ड ऑफ द ईयर 2020 चुना था। अभी ऑक्सफोर्ड ने वैक्स को 2021 वर्ड ऑफ द ईयर चुना और कॉलिंस डिक्शनरी ने NFT यानी कि नॉन फंजिबल टोकन को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 चुना था। तो अब बात करेंगे कल के वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल के वीडियो में आपसे पूछा गया था कि भारतीय रेलवे किस राज्य में दुनिया का सबसे ऊंचा सेतु बंध बना रहा है? तो आंसर होगा मणिपुर। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। और गाइज, अगर सेशन अच्छा लगा है तो लाइक करके दोस्तों के साथ में इसको शेयर जरूर कर देना। मतलब जो भी आपका स्टडी ग्रुप हो गया व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे, वहां पे एक बार वीडियो के लिंक को शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अब इन सभी क्वेश्चंस का आपको क्विज मिल जाएगा ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर सके। इनका क्विज लगा लीजिए, सभी क्वेश्चन का रिविजन कर लीजिए। क्विज मिलेगा आपको आपकी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे, वहीं पे इन सभी क्वेश्चंस की PDF भी आपको मिल जाएगी। एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो पढ़ते रहिए, रिवीजन करते रहिए, खुश रहिए। थैंक यू।